हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 7 निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसका हम लोग इस वीडियो में थ्योरी देखेंगे, मतलब इसके बारे में जानेंगे, हम लोग रूल और इसके नियम को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह क्या है? एक रेखा है जिसे हमने देखा है यह एक दूसरी रेखा है जिसे हमने फिर से देखा है। इसे हम लोग बोलते हैं y और इसे बोलते हैं हम लोग y डैश, और इसे हम लोग बोलेंगे x और इसे हम लोग बोलेंगे x डैश। ये जो रेखा होता है x वाला, इसे हम लोग बोलते हैं x अक्ष। क्या बोलते हैं? x अक्ष। इंग्लिश में बोले तो x एक्सिस, x एक्सिस। और इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं इसे? क्षैतिज रेखा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर हम लोग ये वाला जो रेखा है इसे हम लोग बोलते हैं y अक्ष। क्या बोलते हैं इसे? y अक्ष। इंग्लिश में बोले तो इसे बोलेंगे y एक्सिस। और इस y अक्ष वाले रेखा को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखा। वैसे कहा जाए तो इसको वर्टिकल लाइन यानी कि लंबवत रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को ही हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा क्या होता है? जो धरती तल यानी पृथ्वी तल के समांतर खींची गई रेखा होता है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, और इस क्षैतिज रेखा को ही हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। और जो लंबवत जो होता है, मतलब जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, उसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? वाई अक्ष, यानी कि वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाएगा, जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाएगा। और ये जो पूरा समतल जो ये क्षेत्र है, समतल क्षेत्र, जब किसी समतल क्षेत्र पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, मतलब कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को, मतलब कि परस्पर समकोण पर काटती है, तो उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं, इस पूरे क्षेत्र का हम लोग नाम देंगे कार्तीय तल। इसका नाम क्या होगा? कार्तीय तल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं निर्देशांक तल, निर्देशांक तल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं एक्स वाई तल। और भी नाम हो सकता है, इसे आप कार्तीय तल, निर्देशांक तल, एक्स वाई तल या नियामक तल कह सकते हैं। इंग्लिश में बोले तो कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे इसको, कार्टेशियन प्लेन, या फिर बोल सकते हैं आप इसे कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन। तो आपको आई होप समझ आया होगा। कार्तीय तल, निर्देशांक तल या एक्स वाई तल यानी कि कार्टेशियन प्लेन। कार्तीय तल पर जो भी बिंदु स्थित होते हैं, कार्तीय तल पर स्थित बिंदु का जो नियामक होता है एक्स कॉमा वाई के रूप का होता है। किस रूप का होता है? एक्स कॉमा वाई के रूप का होता है। मतलब कार्तीय तल पे जितने भी बिंदु स्थित होते हैं उसका नियामक एक्स कॉमा वाई के रूप का होता है, यानी पहले वाला जो वैल्यू होता है वह एक्स होता है और बाद वाला जो वैल्यू होता है वह वाई होता है। ये तो समझ आ रहा होगा आपको। एक्स का जो वैल्यू होता है इसे हम लोग बोलते हैं भुज। एक्स का जो वैल्यू होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और जो वाई का वैल्यू होता है इसे हम लोग कोटि बोलते हैं। वाई के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि। और भुज जो होता है इसको इंग्लिश में बोला जाए तो इसको एबसीसा बोलते हैं, एबसीसा। और कोटि जो होता है इसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे इसे? ऑर्डिनेट। मतलब कार्तीय तल, निर्देशांक तल या एक्स वाई तल, यानी कि कार्टेशियन प्लेन बोलिए या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन पे जो बिंदु स्थित होते हैं एक्स कॉमा वाई के रूप के होते हैं। पहले वाला वैल्यू एक्स होता है, बाद वाला वैल्यू वाई होता है,
और x के मान को ही हम लोग भुज बोलते हैं। भुज को इंग्लिश में बोले तो एब्सिसा बोलते हैं। और y का मान जो बाद में होता है एक कोटि कहलाता है, कोटि को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब तक आप भुज, कोटि और कार्तीय तल, x अक्ष और y अक्ष यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन के बारे में आप समझ चुके हैं। जब किसी समतल क्षेत्र में कार्तीय तल पर, मतलब कि x अक्ष और y अक्ष परस्पर समकोण पर जिस बिंदु पर काटते हैं समकोण बनाकर, उस बिंदु को ही हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु इंग्लिश में बोले तो इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन या ओरिजिन पॉइंट कह सकते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो नियामक होता है ये 0,0 होता है। एग्जाम में मतलब कि पेपर में कई बार आया हुआ है, मूल बिंदु का नियामक यानी कि निर्देशांक क्या होता है, तो ये 0,0 होता है। यानी मूल बिंदु का जो भुज और कोटि जो होता है ना, दोनों शून्य होता है। मूल बिंदु का भुज और कोटि, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होता है? 0 होता है। x अक्ष पे जो बिंदु स्थित होते हैं इसका जो नियामक होता है x, 0 के रूप का होता है। x अक्ष पे जितने भी बिंदु स्थित होते हैं तो वहाँ x का कोई ना कोई मान होगा, मतलब कि x और y का वैल्यू x अक्ष पे 0 होता है, तो x, 0 के रूप का होता है x अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक। ठीक उसी प्रकार y अक्ष पे स्थित बिंदु का नियामक 0, y के रूप का होता है। किस रूप का होता है? 0, y के रूप का होता है। मतलब कि y अक्ष पे स्थित बिंदु 0, y के रूप का होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि y अक्ष पर x का वैल्यू 0 यानी कि 0 होता है और y का वहाँ कोई ना कोई मान होगा, इसलिए हम यहाँ क्या लिख दिए? y लिख दिए। तो आपको समझ आया होगा कि x अक्ष पे स्थित बिंदु का नियामक x, 0, जबकि y अक्ष पे स्थित बिंदु के नियामक 0, y और मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 और कार्तीय तल या निर्देशांक तल पे स्थित बिंदु के नियामक x, y के रूप का होता है। तो जिधर डैश नहीं है उधर वैल्यू पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ हम लिख दे, सबसे पहले तो ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है, जिस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, यानी 0 होता है यहाँ, इसको हम सेंटर मान लेंगे, केंद्र। तो फिर इधर अगर हम देखते हैं तो इधर पॉजिटिव वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4, यहाँ समान पैमाना लेकर मतलब एक इकाई का दूरी लेकर हम लोग इसको अंकित कर दिए। और फिर ऊपर की तरफ भी y में वैल्यू प्लस में पॉजिटिव होता है, धनात्मक 1, 2, 3, 4। ठीक नीचे की तरफ निगेटिव हो जाएगा, जिधर डैश होगा उधर निगेटिव वैल्यू होगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा ऋणात्मक वैल्यू, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -3, यहाँ -4, फिर यहाँ -5 और इधर हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ भी निगेटिव होगा क्योंकि x डैश है, इधर माइनस डैश वाला की तरफ ऋणात्मक वैल्यू होगा माइनस में, -1, -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, इसी तरह आगे बढ़ते चला जाएगा। तो आप जो यह देख रहे हैं इसका x अक्ष देखें तो धनात्मक है और y अक्ष भी धनात्मक है। तो वह चतुर्थांश जो x अक्ष धनात्मक और y अक्ष धनात्मक दोनों धनात्मक से परिबद्ध होता है, यानी कि घिरा हुआ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, ऐसे आप लिख सकते हैं। प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो प्लस होता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं x का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो पहले हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं तो x प्लस हो जाएगा, और y भी क्या है? पॉजिटिव है, तो भी प्लस हो जाएगा। मतलब प्रथम चतुर्थांश का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो प्लस होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो इसके बाद अब यह क्या आ जाएगा? ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। इसमें होता है इसका x अक्ष क्या है? ऋणात्मक, जबकि y अक्ष धनात्मक से परिबद्ध है, यानी घिरा हुआ है। y का वैल्यू इसमें, x का वैल्यू इसमें क्या है? ऋणात्मक, और y का वैल्यू है धनात्मक। हम पहले ही माइनस क्यों दिए? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कार्तीय तल पे जो बिंदु स्थित होता है x, y के रूप का होता है। पहले x का वैल्यू लिखाता है, फिर बाद में y का वैल्यू लिखाता है। तो x यहाँ क्या है? ऋणात्मक है, तो पहले हम माइनस देंगे, बाद में y का लिखते हैं तो y क्या है? धनात्मक है, तो यहाँ हम प्लस दे देंगे। यानी द्वितीय चतुर्थांश जो होता है माइनस, प्लस होता है। अब आ जाते हैं हम लोग तृतीय चतुर्थांश में, इसे हम लोग बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश।
इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश हो गया यहाँ। तो इसका सिंबल क्या होगा, प्रतीक चिन्ह। तो इसका हम लोग देख रहे हैं एक्स अक्ष ऋणात्मक और वाई अक्ष ऋणात्मक, मतलब ये दोनों ऋणात्मक से परिबद्ध है, यानी घिरा हुआ है। तो एक्स का भी माइनस हो जाएगा और वाई का भी माइनस हो जाएगा, यानी भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है। जबकि द्वितीय चतुर्थांश का भुज ऋणात्मक होता है और कोटि धनात्मक होता है। प्रथम चतुर्थांश का भुज और कोटि दोनों धनात्मक होता है। अब आ जाएंगे हम लोग इसमें, इसे हम लोग बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, चतुर्थ चतुर्थांश। इसे हम लोग बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, यानी हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका जो सिंबल होगा प्रतीक चिन्ह, इसमें हम लोग देख रहे हैं एक अक्ष इसका धनात्मक, जबकि वाई अक्ष ऋणात्मक से परिबद्ध है, यानी घिरा हुआ है। तो हम लोग पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं, तो पहले प्लस हो जाएगा और फिर बाद में यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाद में हम लोग वैल्यू किसका लिखते हैं, वाई का। तो बाद में माइनस होगा और पहले प्लस हो जाएगा। एक बार फिर से हम इसको एनालिसिस कर देते हैं, आपको समझा देते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, जो ये रेखा खींचा हुआ, ये वाला रेखा वाई अक्ष, इसे हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि वर्टिकल लाइन, लंबवत रेखा। और इसे ही हम लोग बोलेंगे एक्स अक्ष, यानी कि एक्स अक्ष सॉरी वाई अक्ष, यानी वाई एक्सिस। और वाई अक्ष पे जो बिंदु स्थित होगा 0, वाई के रूप का होगा, क्योंकि वाई अक्ष पर एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये वाला जो रेखा खींचा हुआ है, इसे बोलते हैं हम लोग धरती तल के समांतर खींची गई रेखा। तो जो रेखा पृथ्वी तल के समांतर खींची जाती है उसे हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन को ही हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, यानी कि एक्स एक्सिस। और एक्स अक्ष पे जो बिंदु स्थित होता है उसका नियामक x, 0 के रूप का होता है, x, 0। नियामक या निर्देशांक बात एक ही है। कभी कभी हम नियामक या निर्देशांक बोलते हैं तो उसमें डाउट मत होइएगा कि दोनों दो गो है। निर्देशांक और नियामक दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ x का वैल्यू x हो जाएगा और y का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर y यानी कोटि क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ x, 0 हो गया। उसके बाद यह जो बिंदु है, मतलब x अक्ष और y अक्ष परस्पर जिस बिंदु पर काटती है, जहाँ प्रतिच्छेद करती है आप कहिए, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, यानी कि ऑरिजिन पॉइंट। तो मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0, होता है। क्योंकि आप सोचिए, ये जो बिंदु है, आपसे पूछा जाए कि यह बिंदु किस अक्ष पर स्थित है, तो आप बोलेंगे एक्स अक्ष पर। फिर से अगर हम कहें कि एक्स अक्ष का अतिरिक्त और किस पे स्थित है, तो आप बोलेंगे वाई अक्ष पर। आप ये कहेंगे कि ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पे स्थित है, मतलब दोनों में कॉमन बिंदु है, कॉमन पॉइंट है, उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इस उभयनिष्ठ बिंदु को ही हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु तो x अक्ष पे स्थित होगा तो y का वैल्यू 0 होगा, और y अक्ष पे स्थित होगा तो x का वैल्यू 0 होगा, मतलब दोनों अक्ष पे स्थित है, इसलिए यहाँ भुज और कोटि दोनों 0 है। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0, होता है, नहीं इसका भुज और कोटि दोनों 0 होता है, 0 होता है। इतना आपको मूल बिंदु x अक्ष y अक्ष के बारे में समझ आ गया होगा। इस पूरे समतल क्षेत्र को, जिस समतल क्षेत्र पर x अक्ष और y अक्ष परस्पर समकोण पर काटती है, उसे हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल या निर्देशांक तल या XY तल या नियामक तल। इंग्लिश में बोले तो कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या XY प्लेन आप कह सकते हैं। और कार्तीय तल पे जितने भी बिंदु स्थित होते हैं x, y के रूप के होते हैं। पहले वाला वैल्यू x का होता है, बाद वाला वैल्यू y का होता है। और जो x का वैल्यू होता है उसे हम लोग भुज बोलते हैं, भुज यानी एब्सिसा बोलते हैं। अब बाद वाला जो वैल्यू होता है y का होता है, y के वैल्यू को हम लोग कोटि बोलते हैं, कोटि यानी कि ऑर्डिनेट बोलते हैं। इतना तो बात आपको समझ आ गया होगा। और इसे हम लोग देखिए, कार्तीय तल को जब x अक्ष और y अक्ष समकोण पर काटकर मतलब काटते हुए 4 बराबर भागों में विभाजित करता। x अक्ष और y अक्ष कार्तीय तल को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, और वह प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। जो यह है, यह क्या प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय चतुर्थांश है, और यह चतुर्थ चतुर्थांश है। इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जो प्रथम चतुर्थांश होता है, ये x अक्ष धनात्मक और y अक्ष धनात्मक दोनों धनात्मक से परिबद्ध होता है, यानी कि घिरा हुआ होता है। तो इसका x यानी भुज भी धनात्मक होगा, प्लस होगा, और y यानी कि कोटि भी इसका धनात्मक यानी प्लस होगा। तो प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है प्लस, प्लस होता है।
फिर आ जाता है हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में क्या है, एक अक्ष ऋणात्मक जबकि y अक्ष धनात्मक से परिबद्ध होता है, घिरा हुआ होता है। तो हम लोग पहले वैल्यू किसका लिखते हैं, x का, इसलिए x का वैल्यू ऋणात्मक है तो माइनस देंगे। बाद में वैल्यू हम लोग y का लिखते हैं, y का वैल्यू धनात्मक है तो बाद में हम लोग प्लस देंगे। यानी द्वितीय चतुर्थांश का भुज ऋणात्मक जबकि कोटि धनात्मक होता है। यानी द्वितीय चतुर्थांश क्या हो गया, माइनस कॉमा प्लस हो गया। फिर हम लोग आ जाते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक और y धनात्मक, मतलब x अक्ष ऋणात्मक और y अक्ष ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक से परिबद्ध होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। तो हम लोग पहले x का लिखते हैं तो x का वैल्यू माइनस है, ऋणात्मक हो जाएगा, और y का भी वैल्यू बाद में लिखते हैं तो इसका भी चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है, तो यहाँ भी माइनस हो गया, यानी दोनों माइनस। यानी तृतीय चतुर्थांश का भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है, इसका चिन्ह माइनस माइनस होता है। और यह है चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ x अक्ष धनात्मक और y अक्ष ऋणात्मक से परिबद्ध है। तो हम लोग देख रहे हैं पहले x का वैल्यू लिखते हैं तो पॉजिटिव है पहले यानी धनात्मक, और बाद में y का वैल्यू लिखते हैं तो निगेटिव है यानी ऋणात्मक, यानी प्लस कॉमा माइनस होता है। चतुर्थ चतुर्थांश का जो भुज होता है वो धनात्मक होता है और जो कोटि होता है वो ऋणात्मक होता है। चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो गया, प्लस कॉमा माइनस। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं आता है कि आपको चिन्ह डायरेक्ट नहीं देता, एग्जाम में कैसे पूछता है ये हम आपको बताते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, हम हट जाते हैं और फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो सबसे पहले आप समझिए एग्जाम में ऐसे पूछता है कि 3,2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या सिंबल है, अगर कुछ चिन्ह नहीं दिया गया है तो प्लस छुपा हुआ है, 2 में भी क्या है, प्लस है, मतलब ये दोनों धनात्मक है। आपसे पूछा जाए बिंदु 3,2 किस चतुर्थांश में स्थित है, चाहे किस पाद में स्थित है, तो आप बोलेंगे कि x और y दोनों धनात्मक है, इसका मतलब यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ये कहाँ स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में। कोई जरूरी नहीं है कि वैल्यू ऐसा ही दिया जाए, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है 5/2, 7/2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको इस बटा को देख के नहीं डर जाना है। यहाँ 5/2 और 7/2 ये है क्या, दोनों धनात्मक है, इसका मतलब यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है a, b किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा -3,4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप क्या बोलेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि पहले इसमें माइनस है और बाद वाला जो 4 है प्लस है। तो पहले जब माइनस होगा बाद में प्लस होगा तो ये द्वितीय चतुर्थांश होगा। क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा। एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही देगा नंबर, हो सकता है आपको ऐसे लिख दे -7/3, 4, तो ये क्या है, द्वितीय चतुर्थांश है, क्योंकि पहले माइनस है और बाद में प्लस है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है -m, n किस चतुर्थांश में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, क्योंकि पहले माइनस है बाद में प्लस है। आई होप आपको समझ आया होगा। द्वितीय चतुर्थांश मतलब संख्या से है कोई मतलब नहीं रहता, जिसमें पहले माइनस हो बाद में प्लस हो उसे हम द्वितीय चतुर्थांश बोलेंगे। अगला है तृतीय चतुर्थांश। अब इसमें क्वेश्चन आता है जैसे -3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में होगा, क्योंकि इसका भुज और कोटि यानी x और y दोनों वैल्यू क्या है, ऋणात्मक, तो ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है -p, -q किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं x और y का वैल्यू दोनों क्या है, ऋणात्मक है, निगेटिव वैल्यू है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। हो सकता है आपसे ऐसे दे दे -√2, -√3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये भी क्या है, दोनों माइनस है, इसका मतलब है तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। यानी जिस बिंदु का भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक हो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। आई होप आपको तृतीय चतुर्थांश में समझ आ गया होगा। अगला, अब एग्जाम में पूछता है -4, 2 किस चतुर्थांश में स्थित है, 4, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसे आप बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश में, क्योंकि 4 पहले क्या है, प्लस में है और 2 बाद में माइनस में है। तो जब पहले प्लस हो बाद में माइनस हो तो उसे हम चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। एग्जाम में ऐसे भी आपको दे सकता है, मान लीजिए x, -y किस चतुर्थांश में स्थित, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ भुज क्या है, धनात्मक, जबकि y ऋणात्मक है, पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले 3, -2/√5, तो ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा, पहले प्लस है बाद में माइनस, तो ये भी चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। मतलब
जिस बिंदु का भुज धनात्मक हो और कोटि ऋणात्मक हो तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। देखिए एग्जाम में ज़्यादातर द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश पूछा जाता है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश में डाउट कम होता है। विद्यार्थी मतलब आसानी से कर लेते हैं प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश। दिक्कत जो होता है वो द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ दोनों धनात्मक है, मतलब जब दोनों प्लस में वैल्यू दिया हुआ रहे तो उसे हम प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, और जब दोनों माइनस में दिया हुआ रहे तो उसे हम तृतीय चतुर्थांश कहेंगे। लेकिन डाउट वाला जो बात है वो कहाँ होता है? द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ में। देखिए द्वितीय में क्या है, पहले जब माइनस होगा तो द्वितीय चतुर्थांश होगा, और जब बाद में माइनस होगा तो चतुर्थ चतुर्थांश होगा। एक तरह से आप याद रख सकते हैं, पहले 2 आएगा कि पहले 4 आएगा, तो आप कहेंगे कि पहले 2 आएगा, बिल्कुल सही। तो जब पहले 2 आएगा तो पहले जिसमें माइनस आएगा वो द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, और जब बाद में 4 आता है तो बाद में माइनस आएगा तो चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। तो कुछ लोग जो बुद्धिमान होंगे वो कहेंगे सर यहाँ तो पहले माइनस है, यहाँ पहले माइनस नहीं है, यहाँ दोनों माइनस है, तो जब दोनों माइनस होगा तो तृतीय चतुर्थांश होगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर यहाँ बाद में माइनस है, यहाँ बाद में कहाँ माइनस है, यहाँ तो दोनों माइनस है, तो जब दोनों माइनस होगा तो तृतीय चतुर्थांश होगा। माइनस प्लस करके देगा, उस स्थिति में जब पहले माइनस होगा तो द्वितीय चतुर्थांश लगाएंगे, और जब बाद में माइनस होगा तो चतुर्थ चतुर्थांश लगाएंगे। समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि देखिए 2 पहले आता है 4 बाद में आता है, तो जब पहले माइनस है तो द्वितीय चतुर्थांश, बाद में माइनस है तो चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। कितने लोगों को समझ आ? देखिए यहाँ जो ये नंबर दिया हुआ रहता है, इस नंबर से कोई मतलब नहीं रहता। नंबर संख्या जो रूट में है कि बटा में है क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। ए बी सी कुछ भी लिखकर पूछ सकता है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है उसके चिन्ह का, प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम में मान लीजिए हम सपोज कर लेते हैं, आपसे पूछ दें हम आलू कौमा मटर किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि यह प्रथम चतुर्थांश में होगा, क्योंकि यहाँ आलू भी पॉजिटिव है और मटर भी पॉजिटिव है कि नहीं। और मान लीजिए इसी को अगर हम लिख दें माइनस आलू कॉमा मटर किस चतुर्थांश में होगा, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? पहले माइनस बाद में प्लस, इसका मतलब है द्वितीय चतुर्थांश में है। जब पहले माइनस आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। यदि इसी को हम लिख देते माइनस आलू कॉमा माइनस मटर किस चतुर्थांश में है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं तृतीय चतुर्थांश में है, क्योंकि यहाँ भुज और कोटि दोनों क्या है? ऋणात्मक है, दोनों माइनस है। आज जब इसी को हम लिख दें ऐसे आलू कॉमा माइनस मटर किस चतुर्थांश में, तो आप कहेंगे बाद में माइनस है, चतुर्थ चतुर्थांश में, क्योंकि बाद में 4 आता है कि नहीं। तो आप अब इस चतुर्थांश के बारे में आप अच्छा से समझ गए होंगे। आई होप अब इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार, फिर अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट में है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक x,0 होता है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक x,0 होता है। इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ एक हम चतुर्थांश मतलब कि कोऑर्डिनेट बना लिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह क्या है? एक्स अक्ष धरती तल के समांतर खींची गई रेखा यानी क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसे हम एक्स अक्ष बोलते हैं। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का जो नियामक होता है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक x,0 के रूप का होता है। आप जानते हैं कार्तीय तल पे जो बिंदु स्थित होता है वो x,y के रूप का होता है। तो एक्स अक्ष पर जो y नियामक होता है ना वो 0 होता है। यहाँ देखिए हम लिखे हैं 5 नंबर में यहाँ लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर y नियामक 0। एक्स अक्ष पर किसका वैल्यू 0 होता है? y का। तो यहाँ देख रहे हैं कि कार्तीय तल पर जो बिंदु स्थित होता है x,y के रूप का होता है। मतलब पहले वाला वैल्यू x का होता है, x यानी पहले भुज होता है, अब बाद वाला मान y का होता है यानी बाद में कोटि होता है। तो एक्स अक्ष पे जो बिंदु स्थित होता है उसका कोटि 0 होता है, y का मान 0 होता है, और x का वहाँ कुछ ना कुछ मान होता है, इसलिए हम उसको x देते हैं। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक क्या हो गया? x,0। जैसे मान लीजिए यह बिंदु है तो यह -3 x अक्ष पे है, तो यहाँ x का मान -3 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोटि 0 होगा जबकि इसका भुज क्या होगा? -3 होगा। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक क्या हो गया? x,0 के रूप का। एग्जाम में पूछा जाएगा 2,0 बिंदु 2,0 कार्तीय तल पर कहाँ स्थित होगा? तो यहाँ y का वैल्यू कोटि 0 है, y का मान 0 है, तो आप कहेंगे यह बिंदु x अक्ष पे स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा। अगला लाइन है नंबर 2 में y अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक
0, y होता है। तो ये है y अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे आप वर्टिकल लाइन बोलते हैं, y अक्ष। तो यहाँ मान लीजिए यह बिंदु है, तो यह बिंदु है, तो y अक्ष पर यहाँ हम लिखे हुए हैं 5वां लाइन में, तथा y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। y अक्ष पर किसका वैल्यू 0 होता है? x निर्देशांक यानी भुज 0 होता है। तो पहले हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं, तो पहले इसमें 0 हो जाएगा, बाद में y का वैल्यू यहाँ क्या है 1, यानी 0 का 0 और y का वैल्यू 1, यानी इसको आप y कहेंगे। तो y अक्ष पर जो बिंदु स्थित होते हैं, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक किस रूप का होगा? 0, y के रूप का होगा, यानी y अक्ष पर भुज 0 होता है, जबकि कोटि का कुछ ना कुछ वहाँ वैल्यू होता है, इसलिए हम क्या लिख दिए? y लिख दिए। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक 0, y होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, बिंदु 0,3 कार्तीय तल पर कहाँ स्थित होगा? तो यहाँ भुज 0 दिया गया है और कोटि का कुछ वैल्यू दिया रहे प्लस या माइनस में, तो आप बोलेंगे वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। जब भुज 0 होगा तो वह बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, और जब कोटि 0 होगा तो वह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा, और जब भुज और कोटि दोनों 0 होगा तो वह बिंदु मूल बिंदु कहलाएगा। आपको हम शुरू में ही बता दिया मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? 0,0 होता है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। देखिए इस लाइन को हम स्पष्ट किए हैं, यहाँ x निर्देशांक को क्या कहते हैं? x का जो मान होता है, x निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं, तथा y निर्देशांक को, y का मान क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, जबकि x निर्देशांक को भुज कहते हैं। कार्तीय तल पर जो बिंदु स्थित होते हैं उसमें पहले वाला मान x का होता है, यानी पहले वाला वैल्यू भुज कहलाता है, बाद वाला मान y का होता है, बाद वाला वैल्यू क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा y निर्देशांक। यहाँ लिखा हुआ है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की, x अक्ष से पूछा गया, जैसे मान लीजिए एक हम बिंदु लेते हैं, इसमें ले लेते हैं x में 3 के सामने, y में 1 के सामने, यह बिंदु हो गया। तो पहले हम लोग x का मान लिखेंगे, बाद में y का। अब पूछेंगे हम आपसे बिंदु 3,1 का x अक्ष से दूरी बताइए। x अक्ष से दूरी बताने के लिए आप यहाँ से यहाँ दूरी बताने के लिए आप इसी में ना देखेंगे y में, मतलब x अक्ष से दूरी बताना होगा तो y का मान बताएंगे। अगर वहीं y अक्ष से दूरी बताना होगा यहाँ से यहाँ का, तो आप यहाँ से यहाँ इसी के समांतर है, मतलब यहाँ से यहाँ जो दूरी है वही दूरी तो यहाँ से यहाँ का है। मतलब जब किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी बताना हो तो x का मान बताएंगे, भुज का मान बताएंगे, x अक्ष से दूरी बताना हो तो y का मान बताएंगे, यानी कोटि का मान बताएंगे। जैसे आपसे हम पूछे बिंदु 3,1 x अक्ष से कितनी दूरी पर है, मतलब x अक्ष से बिंदु 3,1 की दूरी क्या है, तो x अक्ष से पूछ रहे हैं तो y का मान बता देंगे। y का मान यहाँ क्या है? बाद वाला मान y का होता है 1, मतलब 1 इकाई है, 1 मात्रक बताएंगे, या सीधे 1 कह सकते हैं। और जब वहीं पूछेंगे y अक्ष से इसका दूरी बताइए तो x का मान 3 इकाई बताएंगे या 3 मात्रक बताएंगे। बात आपको समझ आ गया होगा। इसी पे हम अगला लाइन भी यहाँ लिखे हुए हैं, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x निर्देशांक या भुज कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे एक बिंदु लेते हैं, मान लीजिए इसमें x में -2 के सामने, y में -3 के सामने, यहाँ बिंदु हो गया। तो पहले हम x का वैल्यू -2, फिर बाद में y का वैल्यू -3 लिख दी, यानी भुज जो -2 है कोटि -3 है। अब इस बिंदु का, बिंदु -2, -3 का x अक्ष से दूरी पूछेंगे, तो x अक्ष से दूरी पूछेंगे तो y का मान जो -3 है, तो दूरी क्या आप दूरी -3 बताएंगे? बिल्कुल नहीं, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। तो अगर माइनस में भी दिया रहेगा तो उसे आपको प्लस में कर देना है, मतलब निगेटिव ऋणात्मक होगा तो भी उसे आप धनात्मक यानी पॉजिटिव करके बताएंगे। तो -2, -3 का x अक्ष से जो दूरी होगा वो 3 इकाई होगा या 3 मात्रक, मतलब कोटि का मान बता देंगे धनात्मक करके। और जब इसी का y अक्ष से पूछा जाएगा तो भुज का मान बता देंगे, -2 दिया है लेकिन आप इसको 2 बताएंगे, दूरी कहेगा तो आप 2 बताएंगे, माइनस को हटा देंगे, ऋणात्मक को धनात्मक बना लेंगे। और जब आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि -2, -3 बिंदु जो है इसका कोटि बताइए, तो कोटि -3 हो जाएगा। अब भुज पूछेगा तो -2 हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस में बताएंगे, प्लस में है तो प्लस में बताएंगे। भुज पूछेगा तो पहले वाला वैल्यू भुज का, बाद वाला कोटि का, कोटि पूछेगा तो बाद वाला वैल्यू, भुज पूछेगा तो पहले वाला वैल्यू। आसान है, पहले वाला वैल्यू क्या होता है? भुज होता है। पहले वाला वैल्यू क्या होता है? भुज होता है। बाद वाला वैल्यू क्या होता है? कोटि होता है। बाद वाला वैल्यू क्या होता है? कोटि होता है। और x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। कोटि यानी y निर्देशांक, तो y का मान बताएंगे। और y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाता है? भुज कहलाता है, यानी x निर्देशांक, तो x का मान बताएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे दूरी को धनात्मक करके बताएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा।
आगे लिखा हुआ है x बराबर 1 कॉमा a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a बराबर नहीं 0, यानी x का मान ये जो a लिखा हुआ है x बराबर है a 0 छोड़कर कुछ भी हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी संख्या जिसका लिखा हुआ है का आलेख y अक्ष के समांतर होता है। जैसे मान लीजिए x बराबर हम कहे 2, चाहे -3, -1 या 5, 4, 1, 2 कुछ भी ले ले, इस तरह का कोई भी संख्या x बराबर कोई भी संख्या दे दिया जाए आपको, चाहे वह संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक, तो उसका आलेख जो होगा, जैसे मान लीजिए हम x बराबर यहाँ क्या है -1, इसका हम ऐसे अगर इसको खींचते हैं, आलेख खींचते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं y अक्ष जो है वैसा ही लाइन तो हो गया यह, मतलब ये y अक्ष के क्या हो गया, समांतर हो गया, पैरेलल हो गया। ये दोनों रेखा के बीच की दूरी क्या है, हमेशा के लिए बराबर है। ये दोनों रेखा को दोनों तरफ ऊपर और नीचे की तरफ कितनी भी दूरी तक बढ़ाया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं, मतलब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, तो ये दोनों रेखा क्या कहलाएगा, समांतर कहलाएगा, पैरेलल लाइन हो गया। मतलब x बराबर कोई भी वैल्यू दे दिया जाए, पॉजिटिव या निगेटिव, धनात्मक या ऋणात्मक संख्या, और उसका आलेख पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, y अक्ष के समांतर। और ठीक इसके विपरीत 8 नंबर में लिखा हुआ है y बराबर a यानी a नॉट इक्वल टू 0 का आलेख x अक्ष के समांतर होता है। जब y का मान दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए y बराबर -3, -2, चाहे 1, 5, 4, 2 कुछ भी दे दे, ऐसे कोई भी वैल्यू, एक वैल्यू देगा आपको, 5 को वैल्यू नहीं देगा, कोई एक मान देगा। जैसे मान लीजिए y बराबर -3 दे दिया, तब -3 यहाँ है। अब इसका अगर हम आलेख खींचते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, x अक्ष वाला लाइन है, ठीक उसी तरह तो आ गया, मतलब x अक्ष के क्या आ गया, समांतर आ गया। तो जब y का मान दे देगा कुछ भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या और उसका आलेख पूछा जाए तो आप बताएंगे x अक्ष के समांतर, जो यहाँ लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है x बराबर y का आलेख, x बराबर y मतलब x और y भुज और कोटि दोनों बराबर दे दे, तब उसका आलेख पूछेगा। तो एक ऐसी सरल रेखा जो मूल बिंदु से होकर जाती है यानी गुजरती है। जैसे मान लीजिए किसी बिंदु छोड़िए, मान लीजिए x बराबर y है, तो जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, भुज 0 होगा तो कोटि भी 0 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, भुज और कोटि। जब x 1 होगा तो y भी 1 होगा, x -1 होगा तो y भी -1 होगा। अब इसको आप इस पर ग्राफ पर दर्शाइए आलेख पर, जैसे 0, 0 ये क्या है, मूल बिंदु है, ये 0,0 है। अगर हम -1 देखें तो x में -1 यहाँ है और y में -1 यहाँ बिंदु आएगा, -1, -1, x में 1 यहाँ, y में 1 यहाँ बिंदु आएगा, 1,1। अब इन तीनों बिंदु को आप ये मिलाते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या पा रहे हैं कि एक ऐसी सरल रेखा जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो जब x बराबर y का आलेख पूछा जाएगा तो आप बताएंगे एक ऐसी सरल रेखा जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है, चाहे जाती है। अगला लिखा हुआ है क्षैतिज रेखा को x अक्ष तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। ये बात हमने पहले ही बताया आपको कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगा वर्टिकल लाइन उसको y अक्ष बोलेंगे, और जो क्षैतिज रेखा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन उसको हम लोग x अक्ष बोलेंगे। आगे लिखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति की खोज रेने दकार्ते ने किया था, मतलब निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो खोज है वो रेने दकार्ते गणितज्ञ जो थे उन्होंने किया था, और ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। रेने दकार्ते फ्रांसीसी थे, ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिन्होंने निर्देशांक ज्यामिति की खोज किया। अब आगे हम लोग इसके सूत्र और फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। बिंदुओं a x1, y1 और b x2, y2 है तब AB बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या AB बराबर आप कह सकते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये है दो बिंदु होगा, मान लीजिए एक बिंदु A और दूसरा बिंदु B। A बिंदु, अब देखिए बिंदु जो होता है निर्देशांक ज्यामिति में जो बिंदु होता है वो x, y के रूप का होता है, कार्तीय तल पर स्थित बिंदु। पहले वाला मान x का, बाद वाला मान y का, तो दूसरा जो बिंदु होगा वो भी x, y के रूप का होगा। तो फिर कैसे हम जानेंगे कि यह पहला बिंदु यह दूसरा बिंदु, तो पहला बिंदु है इसलिए इसमें x और y में हम लोग क्या लगा दिए, 1, 1 लगा दिया, और ये दूसरा बिंदु है तो इसमें हम लोग 2, 2 लगा दिए x और y में। तो ये x1, y1 पहला बिंदु हो गया और ये x2, y2 दूसरा बिंदु हो गया। एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे यहाँ लिखा हुआ बिंदुओं a x1, y1 और b x2, y2 है, तब मतलब a और b के बीच की दूरी
यानी कि ए बी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो गया रूट अंडर x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या आप कह सकते हैं ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला से निकल जाएगा वैल्यू और एक ही मान आएगा। इसे हम बोलेंगे दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे लिखा हुआ है बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्यबिंदु P है, तब P बिंदु के निर्देशांक। तो P बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला हो गया x1 x2 2 y1 y2 सॉरी x1 प्लस x2 2 y1 प्लस y2 2। कहने का मतलब ये है एक बिंदु A है जो x1 y1 और दूसरी बिंदु B है जो x2 y2, और A और B ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया जाए, मतलब A और B को जो मिलाने पर रेखा AB प्राप्त होगा। अब उसका मिड पॉइंट मतलब कि मध्यबिंदु बीच के ठीक उसके बिंदु ज्ञात करने के लिए सूत्र हो गया। मध्यबिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, दोनों x को जोड़कर बटा दो, आप फिर बाद वाला दोनों y को जोड़कर बटा दो, x1 प्लस x2 2 y1 प्लस y2 2। ये फॉर्मूला हो गया मिड पॉइंट का, मध्यबिंदु का। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा लिखा हुआ है ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A x1 y1 B x2 y2 और C x3 y3 है। यहाँ तीन शीर्ष है, तो तीनों बिंदु को अलग अलग दिखने के लिए पहले बिंदु में हम 1 1 लगा दिए, दूसरे बिंदु में 2 2 और तीसरे बिंदु में 3 3, मतलब A x1 y1 B x2 y2 और C x3 y3 है। केंद्रक G है, हम केंद्रक इसका क्या मान लिए G है, तब त्रिभुज ABC के केंद्रक G का निर्देशांक, मतलब त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, मतलब तीनों शीर्ष के पहले वाला तीनों शीर्ष के भुज को जोड़कर बटा 3 और तीनों शीर्ष के कोटि को जोड़कर बटा 3, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब तीनों x को जोड़कर बटा 3 और तीनों y को जोड़कर बटा 3। यहाँ फिगर भी हम बता दिए, मान लीजिए ये ABC त्रिभुज है, A शीर्ष हो गया x1 y1, B शीर्ष हो गया x2 y2 और C शीर्ष हो गया x3 y3 होगा यहाँ, और ये G क्या हो गया, केंद्रक हो गया। इस G को ज्ञात करने के लिए, इस केंद्रक को ज्ञात करने के लिए सूत्र हो गया फॉर्मूला। आगे भी लिखा हुआ है मूल बिंदु O 0,0 से बिंदु P x, y की दूरी, मतलब मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, उसके लिए सूत्र यहाँ O और P मान लिए हम लोग। मूल बिंदु O है, एक बिंदु ले लिए P, तो O से P की दूरी यानी क्या हो जाएगा OP, तो OP के लिए फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इसलिए हम आपको ये सूत्र लिख दिए हैं। आगे लिखा हुआ बिंदु P x1 x, y बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड, कभी कभी यहाँ मिलाने वाले लिख देता, बात वही हुआ, जोड़ने वाले या मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करती है, तब P बिंदु के निर्देशांक। अब मान लीजिए यहाँ बताया गया इसका फिगर, एक बिंदु है A जो x1 y1 है, एक बिंदु B है जो x2 y2 है, दूसरी बिंदु है। मान लीजिए A और B बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है वह AB है, और इस AB रेखा को एक बिंदु P जो x, y के रूप का है m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रही है। तो इस फिर P बिंदु का निर्देशांक मतलब नियामक जानने के लिए हम लोग किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, वह लिखा हुआ है यहाँ P बिंदु के निर्देशांक बराबर फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 जोड़ m2, कॉमा देके फिर लिखा हुआ है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 जोड़ m2। इसका कोड होता है 1221, mx लिख दीजिए प्लस में mx प्लस mx, 1221 कोड लगा दीजिए नीचे m1 प्लस m2, और फिर my लिख दीजिए 1221 कोड लगा दीजिए, my प्लस my लिख के 1221 कोड लगा दीजिए, अब बटा m1 जोड़ m2, मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 जोड़ m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 जोड़ m2। 1221 कोड है, ये आप याद रख सकते हैं। तो पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, पर इंसान हम अकेले, थोड़ा सा कोऑपरेट तो करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर आगे देखते हैं हम लोग। आगे हैं ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A x1 y1 B x2 y2 और C x3 y3 है, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1
प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉड क्लॉज हो जाता है। देखिए सूत्र को याद कैसे करेंगे, कोड होता है इसका 23, 31, 12। शुरू में x1 रहता है, फिर प्लस होकर x2 आता है, फिर प्लस होकर x3 आता है। x1, x2, x3 ये तो लाइन से आता है। x1 के इंटू में कोष्ट में आपको लिखना है y माइनस वाई, कोड लगा देना है 23, 2, 3। फिर प्लस लिख के x2 लिखना है, y माइनस वाई लिखना है इंटू में, कोड लगा देना है 31, मतलब y3 माइनस y1। प्लस फिर लिखना है आपको x3, और यहाँ इंटू में x3 के इंटू में लिखना है y माइनस वाई, कोड लगा देना है 1, 2, मतलब 12 कोड लगा देना है। तो x3 इंटू y1 माइनस y2 हो जाएगा। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला यानी कि सूत्र। इसका फिगर भी हम बता दिए, ABC एक त्रिभुज है और तीनों शीर्ष को यहाँ दर्शा दिए हैं ABC। कोई जरूरी नहीं है कि ABC ही लिखेंगे, PQRDEF कुछ भी ऐसा लिखा जा सकता है। आगे लिखा हुआ है बिंदुओं A x1, y1, B x2, y2 और C x3, y3 संरेखी है। तब देखिए जब तीन बिंदु संरेख दिया हुआ हो, संरेख या संरेखी या इसी को लिखता है समरेखीय, तो इसका मतलब है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित होगा। कॉलिनर पॉइंट का मतलब वही होता है, जब तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो ऐसे, तो उसको बोलते हैं हम लोग संरेख बिंदु या संरेखी बिंदु या समरेखीय बिंदु। तो इस स्थिति में तीनों बिंदु से आप त्रिभुज बनाइएगा तो बनेगा ही नहीं, तो इसलिए हम लोग उपयोग करते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। इससे त्रिभुज नहीं बन रहा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो यहाँ लिख दिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। तो अभी आप देखें कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, यही था 1/2 mod x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। वही सूत्र यहाँ आ जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर यहाँ 1/2 क्यों नहीं लिखे, तो जब 1/2 लिखेंगे हम तो ये जो बटा वाला 2 है बराबर की इधर 0 में आकर मल्टीपल होकर 0 ही तो हो जाएगा, इसलिए हम 1/2 को छोड़ देंगे। वैसे आप लिख भी सकते हैं 1/2 लिखेंगे तो भी ये 2 बराबर की इधर आके 0 में गुना होकर 0 हो जाएगा, तो यही समरेखी के लिए उपयोग करेंगे। तो जो भी इसका रूल नियम था, फॉर्मूला सूत्र, वो सभी हम लिखा दिए। आप इसको एक बार अच्छा से एनालिसिस कर लीजिएगा, इसको वीडियो को पॉज कर इसको इसके बारे में लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, बने रहिए तब तक के लिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।